भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण भाग है संसद की कार्रवाई। हमें बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, पंचायती राज इनके बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में, राजनीतिक ज्ञान में आजकल जो प्रश्न है वो सामान्य नहीं आते हैं, असामान्य प्रश्न आते हैं। और असामान्य प्रश्नों की जानकारी के लिए हमें कुछ जो पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक है उनकी गहराई से भी उनके बारे में पता होना चाहिए। तो इसीलिए हम आज संसद का एक ऐसा टॉपिक करेंगे जो आपको जानने के लिए इंटरेस्टिंग भी है और एक सामान्य रूप से हमारी जानकारी में वो होना भी चाहिए, और आजकल इनसे संबंधित भी गहराई से प्रश्न आ जाते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे और इस बात करने के बीच में कहूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैं निरंतर अपनी सेवाएं आपको देता रहूँगा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है संसद की कार्रवाई। देखिए दोस्तों, संसद की कार्रवाई चलती है, मैंने पहले बताया आपको, संसद के 3 नियमित सत्र होते हैं। बजट सत्र के बाद में मानसून सत्र के बाद शीतकालीन सत्र। जब ये सत्र चलते हैं तो सरकार भी अपनी पूरी तैयारी से आता है। सरकार को जो भी संविधान संशोधन करने होते हैं, सरकार को कुछ नए विधेयक पास कराने होते हैं, सरकार भी अपनी पूरी तैयारी से आता है। तो सरकार की तैयारी के साथ साथ विपक्ष भी पूरी तैयारी से आता है कि सरकार को इस बिल पर घेरना है, इस बिल को रोकना है, ये सारी तैयारियां रहती है। तो ऐसे में हमें संसद की कार्रवाई की स्थिति जानना बहुत जरूरी है। संसद की कार्रवाई, जब संसद का पहला दिन होता है तो पहले दिन में, हालांकि जो वर्ष का पहला जो सत्र होता है उसमें तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो अपने अभिभाषण से, जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है, ये भी ध्यान रखना, कई बार सवाल आता है राष्ट्रपति का अभिभाषण तो कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति का जो भाषण है वो कैबिनेट तैयार करता है। राष्ट्रपति बताता है, राष्ट्रपति सदन को शुभकामनाएं देता है, आने वाले जो ईयर है, आने वाले ईयर में सरकार कौन सी योजनाएं लाएगी, सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स, वह स्कीम्स जो ज्यादा सरकार की ज्यादा काफी अच्छी है, सामाजिक सुरक्षा की स्कीम है, हर व्यक्ति को फायदा देगी, ऐसे स्कीम्स के बारे में बताता है। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद में जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है, सदन की कार्रवाई के शुरू होने का जो पहला 1 घंटा होता है, सबसे पहला 1 घंटा, उस 1 घंटे को भारतीय संसदीय कार्रवाई में प्रश्नकाल कहते हैं। ये विशेष ध्यान रखना है। प्रथम 1 घंटे को क्या बोलते हैं? प्रश्नकाल। उस प्रश्नकाल की विशेषता ये होती है, उस प्रश्नकाल में विपक्ष जो होता है, यानी जिसकी सरकार है, जिसका प्रधानमंत्री वो सत्ता पक्ष, और जो विपक्ष बैठे हैं वो विपक्ष को प्रश्न पूछने का अधिकार उस प्रश्नकाल के दौरान होता है। तो प्रश्नकाल में भी, प्रश्नकाल कौन सा हो गया? प्रारंभिक 1 घंटा प्रश्नकाल कहलाएगा। और प्रश्नकाल में जो विपक्ष होगा वो 3 प्रकार के प्रश्न पूछता है। और आजकल प्रश्न आ जाता है कि मौखिक प्रश्न कौन से होंगे, लिखित कैसे कैसे प्रश्न होंगे, ये सवाल कई बार भर्ती परीक्षाओं में आ जाता है। तो सबसे पहला जो प्रश्न होगा, जो प्रश्नों की कैटेगरी है उसमें सबसे पहला होता है, देखिए मैंने यहाँ लिखा है तारांकित प्रश्न। उनको तारांकित प्रश्न कहते हैं। तारांकित प्रश्न कैसे होंगे? हमेशा मौखिक। अगर परीक्षा में सवाल आ जाए कि मौखिक प्रश्न को क्या कहते हैं, तो तारांकित प्रश्न कहते हैं उनको। वो तारांकित प्रश्न जो होते हैं वो प्रश्न सामान्य रूप से, देखिए ये प्रश्न ना विभागों के मंत्री से पूछते हैं, क्योंकि मंत्रियों का विभाग होता है, तो संबंधित जिस भी सदस्य को प्रश्न पूछना होता है, विपक्ष के सदस्यों को, वह प्रश्न पूछ जाता है संबंधित मंत्री से। प्रश्न पूछेगा, प्रश्न के बाद में मौखिक रूप से उत्तर देगा संबंधित विभाग का। लेकिन ऐसा नहीं है डायरेक्ट खड़ा होकर प्रश्न पूछ लिया। अगर जिसको प्रश्न पूछना है वह पहले लोकसभा अध्यक्ष के बाद अपना नाम देगा, निश्चित कराएगा कि मैं आज बोलना चाहता हूँ, प्रश्न पूछना चाहता हूँ। प्रश्न पूछने के बाद में तारांकित प्रश्न में ऐसी व्यवस्था है कि अगर मान लीजिए मैं सदस्य हूँ, आप सदस्य, हमने प्रश्न पूछा और सम्माननीय मंत्री ने, संबंधित मंत्री ने उसका आंसर दिया और आप उसके उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए, तो आप उससे पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। उसको मानते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। यानी कोई प्रश्न पूछा, उन्होंने उत्तर दिया, हमें लगा कि उनका उत्तर हमें संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, तो हमने पुनः जो प्रश्न पूछा उसको बोलते हैं पूरक प्रश्न। तो तारांकित प्रश्न जो होता है वह मौखिक होता है, मौखिक रूप से पूछा जाता है, मौखिक रूप से उत्तर दिया जाएगा और उत्तर से संतुष्ट नहीं होने पर उस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये सवाल भी आता है कि पूरक प्रश्न किससे पूछा जा सकता है, तो तारांकित से पूछा जा सकता है। दूसरे स्तर का जो है दूसरे स्तर जो प्रश्न का कैटेगरी है वो है अतारांकित। अतारांकित जो प्रश्न होते हैं वो सामान्यतः लिखित प्रश्न होते हैं। कोई भी सदस्य किसी मंत्री से प्रश्न पूछना चाहता है तो वो लिखित में उन्हें देगा, लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से देगा कि हमें आपसे ये प्रश्न पूछना है लिखित में, और जो संबंधित विभाग का मंत्री है वह उसका उत्तर भी लिखित में देगा, रिपोर्ट बनाकर देगा बाकायदा, ताकि सामान्य सदस्य जो है वो उस उत्तर से संतुष्ट हो। तो अतारांकित प्रश्नों के उत्तर कैसे होते हैं? लिखित में होते हैं और इनमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। क्यों नहीं पूछे जाएंगे? जब वो लिखित में रिपोर्ट दे रहा है तो
पूरे प्रश्न पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो सारी डिटेल लिखे तो उसको देगा, तो वहाँ वो संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करेगा। उसके बाद में हम लोग देखते हैं तीसरी कैटेगरी जो प्रश्न है वो है अल्प सूचना प्रश्न कहते हैं। 3 प्रकार के प्रश्न हो गए, तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न जब भी किसी सदस्य को पूछना है तो कम से कम वह 10 दिन पहले संबंधित विभाग के मंत्री को लिखित में नोटिस देगा कि मुझे आपके विभाग से संबंधित जानकारी चाहिए, आप सदन में इसका स्पष्टीकरण देंगे। तो वह प्रश्न जो होंगे वो होंगे अल्प सूचना प्रश्न। तो ये 3 प्रकार के प्रश्न संसद की कार्यवाही में सदस्य पूछ सकते हैं। अब देखिए जो पहला प्रश्नकाल हुआ, प्रश्नकाल के बाद में जस्ट 1 घंटे बाद में जो शुरू होता है वो होता है शून्यकाल। और देखिए शून्यकाल विश्व के किसी भी संसद में नहीं पूछा जाता है। शून्यकाल की जो शुरुआत है वो भारतीय संसदीय परंपरा से शुरुआत हुई है और 1962 यानी 1962 से ये शुरुआत हुई है। और ये संवैधानिक नहीं है, संविधान में शून्यकाल का कोई विवरण नहीं है, ये अनौपचारिक है। ये हमारे भारत में शुरू की गई परंपरा है जिसमें सामान्य रूप से कोई भी सदस्य किसी भी मंत्री से प्रश्न पूछ सकता है, वह शून्यकाल कहलाता है। और शून्यकाल जो है इसमें सभी सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार रखते हैं। तो ये हुआ प्रश्नकाल और शून्यकाल। प्रश्नकाल और शून्यकाल जो होता है उसके अंदर देखिए सामान्य रूप से संसद की जो कार्रवाई चलती है, संसद की कार्रवाई में सरकार मुख्य रूप से अपने कई कानूनों को पास करने का कार्य करती है। तो संसद का जो प्रमुख काम है वो है कानून निर्माण करना, अब विधि निर्माण करना। और कानून कितने प्रकार के होते हैं? विधि 4 प्रकार के कानून होते हैं। पहला साधारण विधेयक होता है, अगर कोई साधारण विषय के संबंध में कानून बनाना चाहेंगे तो उसको साधारण विधेयक कहेंगे। संविधान के अनुच्छेद 107 में साधारण विधेयक का विवरण है। दूसरा धन विधेयक, यानी जो धन से संबंधित होगा, सरकार का जितना भी पैसा, सरकार की जो आय है वो जाती है संचित निधि में, जिसको समेकित निधि भी कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 266(1) में संचित निधि का विवरण है, यानी सरकार की जो भी इनकम टैक्स से आय होती है, जो भी टैक्स से आय होती है, सरकार की जो भी सरकारी कंपनियां हैं उससे सरकार का जो पैसा आता है वो सारा पैसा आता है संचित निधि में। सरकार को खर्च करने के लिए पैसा चाहिए होता है, जब सरकार निकालती है तो उसको धन विधेयक के संबंध कहेंगे। धन विधेयक संबंधित धन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 110। नेक्स्ट जो होता है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक एक बड़ा भाग है। वित्त जो है एक बड़ा शब्द है, धन जो है एक छोटा शब्द। हम लोग कह सकते हैं अगर हम रीजनिंग के माध्यम से समझना चाहें तो ये वित्त है मान लीजिए, और इसके अंतर्गत आता है धन, यानी जो धन है वो वित्त का ही एक छोटा सा भाग है। तो वित्त विधेयक जो होता है वो अनुच्छेद 117 संबंधित है। और उसके बाद में संविधान संशोधन विधेयक जो अनुच्छेद 368 में है और संविधान के भाग 20 में इसका विवरण है। भाग 20 है, रोमन में लिख दीजिए, चाहे इस प्रकार लिख दीजिए। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, किसी भी अनुच्छेद में किसी भी भाग में कोई संशोधन करना है तो उसकी प्रक्रिया जो है वो संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जब संसद में भी कोई विधेयक आता है तो वो ऐसे ही पास नहीं हो जाता है, वो हर विधेयक के 3 पठन होते हैं। 3 पठन कह सकते हो आप, या हम लोग 3 वाचन भी कह सकते हैं, यानी उसको 3 बार एक शब्द उसका पढ़ा जाएगा, उसको बोलेंगे 3 पठन या 3 वाचन। और उसके 3 वाचन होने के बाद में उसके 3 चरण भी होते हैं। तो 3 जो पठन है वो क्या होता है? सबसे पहले पठन में जो सरकार जो विधेयक लाना चाहती है, संबंधित मंत्री क्या करेगा? प्रथम दिन सबको बताएगा, शीर्षक बताएगा, उद्देश्य बताएगा कि ये कानून क्यों लाना चाहती है, चाहे वो कानून 3-4 संबंधित। अगर इन चारों में से कोई भी कानून सरकार लाना चाहेगी तो सरकार सबसे पहले इन चरणों को सरकार को कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले प्रथम चरण में सरकार का संबंधित मंत्री शीर्षक और उद्देश्य बताएगा, जो भी कानून लाना चाहता है विधेयक, तो उसका शीर्षक क्या दिया, उसका नाम क्या दिया और वह क्यों लाना चाहता है, किस उद्देश्य से। दूसरा जो चरण होता है, दूसरा जो पठन होता है, उसको हम कह सकते हैं उसमें सबसे बड़ा जो पार्ट है वो दूसरे में है। दूसरे में चर्चा होती है उस विधेयक पर, विपक्ष जो होता है वो बहस करता है, और जो उसमें एक समिति बनाई जाती है, जांच समिति होती है जिसको प्रवर समिति कहते हैं। वो प्रवर समिति उसकी एक शब्द को पढ़ती है, उस शब्द का अर्थ निकालती है, देखती है वो तार्किक है, सही है या नहीं है, उसके आधार पर वो अपनी रिपोर्ट देती है। और जो दूसरा जो पठन है या दूसरा जो वाचन है, इसको वाचन शब्द भी कहते हैं। पठन को आप जो पठन है या पठन शब्द है, इसको हम यहाँ पर कई बार परीक्षाओं में शब्द आया था वाचन, 3 वाचन 3 चरण। जब दूसरा वाचन होगा तो दूसरे वाचन में क्या होगा? दूसरे वाचन में
कहा जाते हैं। साधारण बहस की अवस्था होगी, यानी इसमें बहस होगी उस पर। प्रवर समिति उसमें जांच करेगी उस विधेयक की, और विचार विमर्श अवस्था, और इसमें विचार विमर्श होगा कि वह कानून पास करना है नहीं करना है, कोई संशोधन करना है, यानी समीक्षा और संशोधन भी इसी में होता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरा जो वाचन होता है उसी में तीनों चरण कंप्लीट होते हैं, और सबसे एंड में होता है तृतीय जो अंतिम वाचन होगा, उसमें उस विधेयक को स्वीकार करना है या नहीं करना है, इससे संबंधित बात इसमें होती है। इसके अलावा अभी हम साधारण विधेयक की, धन विधेयक की, वित्त विधेयक, इन सबके अलग अलग है। कहीं राज्यसभा किसी विधेयक को 6 महीने रोक सकती है, किसी को 14 दिन रोक सकती है, ये सब भी अलग अलग बातें हैं, तो उसको हम अभी चर्चा करेंगे इसके बारे में।